दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी ना वो एक मैरिड लाइफ को लेकर है। तो मैरिड लाइफ में क्या होता है, पति पत्नी, सीधी सी बात है, पति पत्नी। तो एक पति पत्नी थे जिनकी शादी को 1-2 साल हुए थे। 1-2 साल में मतलब शादी को 1 साल ही हुआ था। और शादी को 1 साल होने के बाद में आप सभी जानते हैं कि शादी की एनिवर्सरी होती है ना, होता है ना कि जिस दिन शादी हुई उसके 1 साल बाद में एनिवर्सरी मनाई जाती है। और आजकल तो ट्रेंड चल गया एनिवर्सरी का, तो लोग मनाते हैं। पहले ज़माने में नहीं होता था लेकिन हम लोग मनाते हैं। तो एक पति पत्नी थे और उनकी शादी को 1 साल हुआ था और वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे। फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे। तो जब वो फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे तो होता क्या है कि वहाँ पर मेहमान आते हैं और पूरा एकदम मतलब मज़ेदार एनिवर्सरी होती है। मेहमान आते हैं और बढ़िया पूरी से सजावट होती है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन होता क्या है कि पति पत्नी में से कुछ अनबन हो जाती है। पति पत्नी है, अनबन हो गई, कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है। और वो बात किस तरह से होती है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, एक्स्ट्रा फेयर्स, या फिर किसी से बात करना, या फिर एक्स बजट कोई गलत काम कर देना, या फिर बात ना मानना पति की या पत्नी की बात ना मानना। ऐसे जितने सारे एग्जांपल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन किसी बात को लेकर, क्योंकि ये एक स्टोरी है, तो किसी बात को लेकर उनके बीच में अनबन हो गई। अब अनबन हो गई तो होता क्या है कि आज का जो ट्रेंड होता है भाई, ईगो बड़ा होता है। तो अनबन हो गई तो क्या हुआ कि पति पत्नी की नहीं सुन रहा और पत्नी पति की नहीं सुन रहा है भाई। अब वही एनिवर्सरी में अनबन हो गई और चारों तरफ से रिश्तेदार देख रहे हैं, चारों तरफ से उनके फ्रेंड सर्किल देख रहे हैं कि यार ये क्या है, ये तो खुद लड़ रहे हैं, एनिवर्सरी के दिन ही लड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि अब पति पत्नी जब लड़ते हैं तो बहस को थोड़ा बड़ी हो जाती है भाई। बहस अगर हम करते रहें कहते हैं कि जब हम किसी से बहस करते हैं और सामने वाला भी हमसे बहस करता है और हम भी बहस कर रहे हैं तो बहस बढ़ जाती है। ठीक है, शांत नहीं होती और वो बहस वो बढ़ती है। अच्छा तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अब मैं तो ये हूँ, मैं तो, बहस हो जाती है ना। तो ऐसे ही पति पत्नी में बहस होती रही, बहस होती रही, तो बहस इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने क्या कहा, पत्नी के मुंह से निकल गया कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। मतलब उस पत्नी ने कहा पति से कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने जो तुम इतना बोल रहे हो किसी बात को लेकर। और भरी सभा में बोल दिया। तो वो पति कुछ ना बोल सका और निस्तब्ध हो गया। भाई जब पत्नी ऐसे बोलेगी कि तुम्हारी औकात क्या है पति से, तो वो निस्तब्ध हो गया, कुछ ना बोल सका। और जब कुछ ना बोल सका पति, तो अब भाई पत्नी की वहाँ पर सहेलियाँ आई थी, कुछ रिलेशनशिप वाले लोग आए थे। तो उसमें से उसकी एक सहेली थी। तो जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था रिया। अब रिया जिसका नाम अगर किसी का नाम हो तो प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा। पत्नी का नाम था रिया और पति का नाम था पत्नी का नाम था रिया और पति का नाम था राज। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। पत्नी का नाम था रिया और पति का नाम था राज। तो जिसकी सहेली थी उसका नाम था टीना। तो टीना उसके पास आती है रिया के पास में और रिया से कहती क्या बात है, ऐसे पति को क्यों बोल रही हो आज एनिवर्सरी के दिन। तो वो टीना से कहती नहीं नहीं मैं गुस्से में हूँ, ये वो मतलब कुछ भी बोलती है। तो टीना उसे लेकर जाती है रिया को पास में, और पास में एक व्हाइट बोर्ड होता है। व्हाइट बोर्ड जानते हो आप लोग, क्लास में पढ़े होंगे। व्हाइट बोर्ड होता है और व्हाइट बोर्ड में जो कलम उठाती है ना, स्केच होता है, मार्कर को उठाती है और मार्कर से कहती है कि एक चीज़ बताओ। मैं पूछती हूँ तुमसे, रिया से कहती है बताओ रिया एक चीज़, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। टीना कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, आज मैं तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी में आई हूँ, एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं तुमसे। मतलब करीबी मतलब समझते हो कि जैसे हमारे माता पिता, हस्बैंड, वाइफ, बेबी, और उसके एक बेबी भी था, बच्चा भी था, तो बेबी और इसके बाद में सारी चीज़ें। तो ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जो सच में तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीबी है। तो उसने तकरीबन 20 से 25 लोगों के नाम गिना दिए कि इतने इतने लोग मेरे करीबी हैं। उसने सबका वहाँ पे व्हाइट बोर्ड में नाम लिख दिया, सभी का। अच्छा माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चा उसका एक था तो एक बेबी, और इसके बाद में हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारे कुछ रिलेशनशिप वाले, उसने सबका नाम वहाँ पे पत्नी ने लिखा दिया। और ये सभी लोग देख रहे थे उस एनिवर्सरी में, सभी लोग उस एनिवर्सरी में देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। एनिवर्सरी थी लेकिन ये हो क्या रहा है, कुछ अलग ही कुछ हो रहा है। तो टीना ने रिया से कहा अच्छा एक काम करो, 25 लोग तुम्हारे बहुत करीबी हैं, 25 लोग तुम्हारे बहुत करीबी हैं, अब तुम इसमें से क्या करो, अब तुम इसमें से मात्र 15 लोगों को निकाल दो अपने जीवन से। 15 लोगों को अपने जीवन से निकाल दो, 25 में से 15 लोगों को अपने जीवन से निकाल दो। तो पत्नी ने सोची 25 में से 15 लोगों को निकालना है तो मैं किसको निकालूं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं निकाल सकती हूँ। सबसे पहले उसने दोस्तों को निकाला, जितने उसके 25 में से 15 फ्रेंड थे। मतलब कुछ होते हैं ना, 8-10 फ्रेंड होते हैं, 15 फ्रेंड होते हैं, सहेलियाँ होती हैं हमारे कुछ, और हमारे कुछ फ्रेंड भी होते हैं, कुछ सहेलियाँ होती हैं, सबकी लाइफ में होता है। तो उसने से अपनी सहेलियों को, जो 8-10-15 सहेलियाँ थी उनको निकाल दिया, जो बचपन की सहेलियाँ थी या जो मैरिड लाइफ की पहले की सहेलियाँ थी या जो मैरिड लाइफ की बाद की सहेलियाँ कुछ बनती हैं, उन सभी सहेलियों को उसने 15 सहेलियों को निकाल दिया। 25 में से जब 15 सहेली को निकाला तो उस पर से 10 बचे, 10 लोग बचे। अब 10 में से उसने कहा कि एक काम करो, अपने रिश्तेदारों को निकाल दो। उसने कहा कि अपने रिश्तेदारों को निकाल दो, तो रिश्तेदारों को निकाल दिया।
25 में से आप 10 फ्रेंड ले सकते हो, 5 रिश्तेदार ले सकते हो, तो 10 लोग बचे। उसने अपने रिश्तेदारों को भी निकाल दिया। अब कौन बचता है? माता पिता, सास ससुर, बेटा और उसका हस्बैंड और वो, इतने लोग बचते हैं सभी को निकालने के बाद में। लास्ट में इतने लोग बचते हैं सभी को निकालने के बाद में। अब वो टीना कहती है, टीना क्या कहती है, ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टीना कहती है एक काम करो, टीना कहती है एक काम करो, अब इसमें से 2 लोगों को और निकाल दो। कितने लोग बचे थे? सास ससुर, माता पिता, बेबी, हस्बैंड और खुद वो। तो वो तो अपने आप को जोड़ेगी नहीं, तो उसने कहा 2 लोगों को तुम और निकाल दो। उसने कहा 2 लोगों को निकालना ये तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। मेरे माता पिता भी अपने, मेरे सास ससुर भी अपने, मेरा हस्बैंड भी अपना है और मेरा बच्चा भी अपना है, सब तो अपने ही है, मैं निकालूं किसको? तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती, भावुक हो जाती है। अब ये कठिन समय था, लेकिन टीना कहती नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा। उन 2 लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलग करो जो तुम्हारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। उन 2 लोगों को अलग करो। तुमने इतने लोगों को अलग किया, उन 2 लोगों को और अलग करो। तो टीना थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते, कहती कि मतलब सॉरी, रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिया कहती टीना ये क्या करवा रही तुम मुझसे? एक सहेली होकर तुम क्या करवा रही मुझसे? अनर्थ मत करवाओ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता, सास ससुर और हस्बैंड और बच्चे में से किसको निकालूं? सब मेरे अपने हैं। तो टीना नहीं मानती, कहती रिया तुम मेरी पक्की सहेली हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, जो मैं कह रही हूँ बस करो। तो रिया कहती ठीक है। तो रिया आंखों में आंसू लेकर अपने सास ससुर को अलग करती है, सास ससुर को अलग करती है और जो अपना पति था राज, उससे माफ़ी मांगती है। राज से कहती राज आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए पहले मेरे माता पिता हैं, फिर तुम हो और बेबी है, मैं सास ससुर को अलग करती हूँ। अब उसने सास ससुर को निकाला। अब बचे कितने लोग? केवल 4 लोग। कितने लोग बचे? केवल 4 लोग बचे। टीना फिर कहती है, टीना फिर कहती है, कहती है एक काम करो रिया, अब तुम इन 4 में से फिर 2 को अलग कर दो। अब ये जो सवाल था, ये सवाल रिया को बड़ा हर्ट करता है। कहती 4 लोग तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के, इनके बिना तो मेरी जिंदगी ही नहीं है। इन 4 लोगों के बिना, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पैदा किया, और मेरा हस्बैंड जिससे मैंने मैरिज किया, और मेरा बेबी, अब मैं निकालूं किसको? है तो सब अपने, हैं तो एक खून के, हैं तो मैं किसी से निकला, किसी को मैंने निकाला, है तो सब अपने ही ना, कहने का मतलब है तो मेरे अपने ही सब, चारों बट्टे अट्टे है तो मेरी, जो मेरे हिस्से के हैं सब। अब मैं इस पर किसको निकालूं? तो वो रिया टीना से कहती प्लीज़ अब मैं किसी को नहीं निकाल सकती, मुझे माफ़ करो। तो टीना कहती तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, और तुम निकालो। वो व्हाइट बोर्ड में, और चारों तरफ से उनके रिश्तेदार, चारों तरफ से उनके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ये सब चीज़ें देख रहे थे, ये सब चीज़ें देख रहे थे बड़े भावुक होकर, और वहाँ पर सब सन्नाटा छाया हुआ था, ये सब चीज़ें देख रहे थे, लेकिन टीना ये करवाई जा रही थी। तो टीना कहती रिया तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को और निकालना हो। तो टिया रोती है, भावुक होती है, खूब इमोशनल होती है, और मतलब इतना ज़ोर से रोने लगती है कि प्लीज़ टीना ऐसा मत करवाओ, मेरे माता पिता और हस्बैंड और बच्चे में मैं किसको निकालूं? मेरे अपने ये, इनसे मुझे अलग मत करो। तो टीना नहीं मानती, टीना कहती नहीं तुम्हें करना होगा रिया। तो रिया कहती ठीक है। अब रिया रोते रोते बड़े सदमे में अपने माता पिता को अलग करती है। रिया रोते रोते बड़े सदमे में अपने माता पिता को अलग करती है, और जैसे ही माता पिता को अलग करती है वो फूट पड़ कर रोने लगती है और कहती माँ मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा बेबी और मेरा हस्बैंड है, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब माँ और बाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेबी और हस्बैंड है। उसने ऐसा वहाँ भरी सब बोला और माफ़ी मांगी, उसके माता पिता भी सामने खड़े थे, माफ़ी मांगी। लेकिन टिया जो थी ना वो फिर नहीं मानती, टीना जो थी वो फिर नहीं मानती। तो टीना क्या कहती है? कहती है अब तुम्हारी ज़िंदगी में 2 लोग, एक तुम्हारा हस्बैंड और एक तुम्हारा बेबी, एक तुम्हारा हस्बैंड एक तुम्हारा बेबी, तुम्हारी ज़िंदगी में 2 लोग हैं। लेकिन मेरा एक सवाल फिर है तुम्हारे पास, अब तुम इस दोनों में से किसी एक को चुनो, इन दोनों में से किसी एक को चुनो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में चुनना पड़े, या तो तुम अपने बच्चे को चुनो या तो तुम अपने हस्बैंड को चुनो, किसको चुनोगे? तो अब तो रिया का बड़ा हाल बेकार हो जाता है और वो बीमार पड़ने लगती है। कहती नहीं, मेरे लिए तो मेरा बच्चा भी बहुत ज़रूरी है और मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़रूरी है, ये दोनों तो मेरी ज़िंदगी हैं, और सबकी ज़िंदगी होते हैं। खास जाहिर सी बात है कि हमारा बेटा भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। मैरिज के बाद एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है तो माँ जानती है, एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है तो माँ जानती है, और एक पत्नी अपने पति को कितना प्यार करती है पत्नी जानती है। तो दोनों जगह उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, दोनों जगह उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो वो रोती है, भरी समय में भावुक होती है और खूब चिल्ला कर रोती है, कहती नहीं टीना मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट। लेकिन टीना नहीं मानती और वो भावुक होकर, इमोशनल होकर खूब रोती है और वो नहीं मानती, टीना नहीं मानती। टीना रिया से करवा लेती है। फिर जब टीना रिया से कहती तुम्हें अपने बच्चे और अपने पति में किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, और ये मेरा लास्ट सवाल था, चुनना ही पड़ेगा तो चुनना पड़ेगा, सीधी सी बात भरी समय में बोल देती है। तो रिया खूब रोकर कहती है मैं अपने बच्चे को अलग करती हूँ, और उसने अपने बच्चे को अलग कर दिया। अब उसके पास बचा केवल पति उसका।
अब उसके पास बचा उसका पति और वो फूट फूट कर रोती है अपने बच्चों को अलग करने के बाद कि मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को अलग कर दिया। और जब उस भरी सभा में ये सब चीज़ें देख रहे थे उनको समझ नहीं आया कि इसने किया क्या रिया ने। उनको समझ नहीं आया कि रिया ने किया क्या, कि जो रिया कुछ देर पहले अपने पति से लड़े जा रही थी, जो रिया कुछ देर पहले बोल रही थी कि तुम्हारी औकात क्या है, जो रिया कुछ देर पहले अपने पति से झगड़ा कर रही थी, जो रिया अपने पति को ऊंचा नीचा दिखा रही थी, जो रिया अपने पति से खूब झगड़े कर रही थी, अनबन कर रही थी, अब उसी ने सभी को छोड़कर अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया। ये सभी को बात हजम नहीं होती है। तो टीना कहती है रिया से कुछ समझ आया। टीना रिया से कहती कुछ समझ आया। और टीना जब रिया से कहती कि तुमने अपने पति को क्यों चुना, इसका रीजन बताओ। तुमने इतने लोगों में से यहां तक कि अपने बच्चे को अलग किया, अपने माँ बाप को अलग किया, तुमने अपने पति को ही क्यों चुना, इसका मुझे जवाब चाहिए तुमसे। टीना ने सवाल पूछा था, टीना को जवाब पता था, लेकिन टीना कहती है, रिया जो उसकी फ्रेंड थी कहती है कि तुमने मुझे भी छोड़ा, तुमने दोस्तों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, यहां तक कि सास ससुर को छोड़ा, यहां तक कि अपने माता पिता को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, फिर हस्बैंड को क्यों चुना जिससे तुम पहले लड़ रही थी, उसी को तुमने क्यों चुना। तो अब जो रिया का जवाब था वो सुनिएगा, वो बहुत काम का है। तो रिया कहती पता है मेरे दोस्त हैं वो कभी न कभी छूट जाएंगे, मेरे रिश्तेदार हैं वो कभी न कभी साथ छोड़ देंगे, ये सच्चाई है। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर जीवन में सभी को जाना और वो हमसे पहले चले जाएंगे। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर जीवन में वो हमसे पहले चले जाएंगे। अब इसके बाद बच्चा हमारा बेटा, तो हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तो मैंने आज लोगों को देखा है कि अपना बेटा अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ आता है, वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। बेटा परवरिश नहीं करता अपने माता पिता की, जबान लड़ता है और लास्ट तक पता नहीं सहारा दे कि ना दे, मुझको घर से निकाल दे, क्या कर दे। लेकिन जो एक पति होता है वो पति मरते दम तक साथ रहता है। जब मैं लाठी लेकर चलूंगी, जब मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मेरा पति मुझको संभालेगा। जब मैं एक कमरे में बंद रहूंगी, मैं किसी अलग में रहूंगी, मेरा बेटा निकाल भी देगा, तो मेरा पति मेरे साथ रहेगा। कोई साथ देना दे, लेकिन मेरा पति मुझे साथ देगा, क्योंकि उसने साथ वचन निभाए। मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरा पति मेरी छाव बनकर चलेगा। मेरा बेटा मुझसे जवान लड़ा सकता है, लेकिन मेरा पति मुझसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो जीवन भर मेरे साथ है। मैं आज उससे प्यार करती हूँ, नहीं करती हूँ, आज उससे लड़ती हूँ, नहीं लड़ती, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो आज मुझसे गुस्सा रहते नहीं रहते, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा पति, वो मेरे बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे छोड़ सकता है, ये सच्चाई है। मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझसे जवान लड़ा सकता है, लेकिन जो एक पति होता है, आज उसने मैरिज किया, वो पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। बुढ़ापे में जब हम दोनों लाठी लेकर चलेंगे, तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग होगा। चश्मे लगाएंगे और पास में बैठेंगे, एक को दलिया खिलाएंगे और एक से बात करेंगे, एक दूसरे के दांत गिनेंगे, वो कहानी कुछ अलग होगी। और बुढ़ापे का जीवन हम दोनों साथ में गुजारेंगे। जिंदगी शुरुआत में शुरू की थी, बुढ़ापे में भी साथ में गुजारेंगे। तो एक पति से ज़्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पति मरते दम तक मेरा साथ देगा। तो जब ये रिया जवाब देती, तो वहाँ पर खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं। और टीना कहती बस इसी जवाब का मुझे इंतजार था। तो अब समझ में आया कि तुम पति से लड़ रही थी, थोड़ी देर तुमने पहले पति से क्या कहा था, तुम्हारी औकात क्या है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि पति की क्या औकात है। वो पति जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाला, आज तुमने उसको भरी सभा में बोल दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। क्या उस पति को तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था। तो जो रिया थी वो भरी सभा में माफ़ी मांगती अपने पति से और सभी से माफ़ी मांगती है और कहती कि मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, ना लड़ाई झगड़ा करूँगी, ना कुछ बोलूँगी, ना कुछ ऐसा करूँगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, अब स्टोरी का सारांश सुनिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि जीवन में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो, तो सबसे ज़्यादा समय आप उसको दो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई काम हो। जो जीवन में सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो जीवन में मरते दम तक आपके साथ रहे, उसको समय दो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो इंसान हो। इंसान में सबसे पहले आपका करीबी, अगर आप अनमैरिड है तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता है क्या है। जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेरे माँ और मेरे पिता, सबसे पहला धर्म यही है, इसके बाद पूरी दुनिया है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, सबसे पहला आपका वो है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस बिजनेस से आपकी पूरी जिंदगी बनने वाली है। जैसे हम मॉल 91 कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मॉल 91। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहती है कि सबसे पहले अपने उस काम को समय दीजिए, उस इंसान को समय दीजिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बनने वाली है या जिसके साथ आप पूरी जिंदगी भर रहने वाले हो। बहुत लोग अनमैरिड लोग क्या करते हैं कि आजकल के फालतू के चक्करों में पड़ के, फालतू मतलब प्यार के चक्करों में पड़ के अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने माता पिता से लड़ लेते हैं। बहुत सारी मैरिड लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ इधर उधर की बातें किसी से करके सोशल मीडिया में कोई दोस्त बनाकर अपनी अनमैरिड लाइफ को खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो इंसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, कभी किसी के बहकावे में मत आओ, कभी किसी के धोखे मत आओ, कभी किसी के जालसाजी में मत आओ। ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे साथ जीवन भर कौन रहेगा। ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे साथ जीवन भर कौन अंत तक रहेगा। क्या दोस्त रहेंगे? क्या आज जो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है वो रहेगा? क्या आज जो तुमसे चार फालतू की बातें कर रहा है वो रहेगा? नहीं, जो तुम्हारे साथ आया है वही जिंदगी भर रहेगा। मतलब एक पति और एक पत्नी, एक माता और एक पिता,
मतलब अनमैरिड के लिए माता पिता और मैरिड के लिए पति और पत्नी, इससे बड़ा कुछ नहीं उनके लिए, इससे जरूरी उनके लिए कुछ नहीं। अगर रिश्ते की बात की जाए, रिश्ते में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है। और एक बिजनेस ऐसा जिससे आप कामयाब होगे, तो आप कामयाब किससे होगे? मॉल 91 से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही कि मॉल 91 में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो इसको समय दो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसको समय दो। तो थैंक यू सो मच। मैंने ये स्टोरी आप सभी के सामने जाहिर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस स्टोरी का सारांश क्या और मुझे सुनाने का मतलब क्या था। मतलब सिर्फ यही था कि आप के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वो है जो आपके लिए खास है, इसके बाद दूसरा है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी।